हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो मैं आपके लिए 11th की ये एक और वीडियो ले आया हूँ जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की कुछ और टर्म्स स्टडी करेंगे। तो मैं आपको इससे पहले 4 पार्ट इस चैप्टर के बना चुका हूँ जिसमें हमने 15 यानी कि 15 बेसिक टर्म्स हमने कवर कर ली हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं मैक्सिमम अकाउंटिंग टर्म्स आपकी जो है कवर कर लूँगा और इसके बाद जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये टर्म्स जब वहाँ पर आएंगी तो ज़्यादा आपको इन टर्म्स को समझने में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट समझने में माइंड लगाना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये टर्म्स नहीं समझी हैं, ये बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, वो मेरी पहले वाली वीडियोस ज़रूर देख लें, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले चैप्टर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज की जो फर्स्ट टर्म है वो है स्टॉक। आपने बहुत सारे बिजनेसेस में देखा होगा बेटा कि लोग जो हैं अपने पास स्टॉक रखते हैं। स्टॉक अलग अलग पर्पसेस के लिए रखा जाता है ना। कभी हमारे पास रॉ मटेरियल ना ख़त्म हो जाए तो हम उसका स्टॉक रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग, जनरली एग्जांपल ले रहा हूँ, बिजनेस से नहीं, जनरली स्टॉक से। जैसे आप कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आपके पास, है ना। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो जो भी वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उनको सीमेंट की ज़रूरत होगी, है ना, और जो भी चीज़ें होंगी, है ना, उन्हें और पत्थर की, ईंटों की, है ना, इन सभी औजारों की ज़रूरत होगी। तो आपको अगर पता हो, तो अगर आपने ये काम में इन्वॉल्व रहे हो तो आपको एक ऐसा रूम रखते हैं जहाँ पर आप क्या करते हैं, स्टॉक रख लेते हैं सीमेंट का और अलग चीज़ों का। तो उस तरह से स्टॉक, ताकि हमें काम करने के दौरान हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर बेसिकली 2 तरह के स्टॉक की मैं बात करूँगा, क्योंकि स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ सेल और प्रोडक्शन। अब यहाँ पर जब ये बात कर दी ना, तो ये सेल वाले स्टॉक की बात कर दी। जैसे मान लो कोई कपड़े की शोरूम है, तो कपड़े का शोरूम जो है कुछ पैंट टी शर्ट अपने पास बचा के रखते हैं ताकि हम बेचें, तो हम यहाँ से स्टॉक निकाल के सेल करते रहेंगे। ठीक है। अब स्टॉक जो है बेसिकली 2 तरह से होगा। जैसे आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है मार्च को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब जो बिल्कुल जब आप अकाउंटिंग ईयर आपका स्टार्ट कर रहे हो, जो बिल्कुल में स्टार्टिंग में जो स्टॉक पड़ा होगा वो कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक। अब सारे कुछ करने के बाद लास्ट में भी कुछ स्टॉक बच सकता है हमारे पास। तो अकाउंटिंग ईयर की लास्ट डेट को 31 मार्च को जो हमारे पास स्टॉक बचेगा वो कौन सा स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई ये चीज़। उसके बाद है इन्वेंट्री। बेटा स्टॉक और इन्वेंट्री जनरली बेसिक जो है सेम वर्ड्स में यूज़ करते हैं कि स्टॉक का मीनिंग भी वही है और इन्वेंट्री का मीनिंग भी वही है, पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है बेटा। क्या, जो इन्वेंट्री है ना, थोड़ी सी बड़ी टर्म है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि जो स्टॉक है, स्टॉक वो इसी का पार्ट है ना, तो भी गलत नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर हम जो है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी ले लेते हैं, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी ले लेते हैं, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी ले लेते हैं। यानी कि क्या, रॉ मटेरियल का मतलब जैसे मैंने अभी आपको सीमेंट का एग्जांपल दिया था, या ऐसी चीजें जिन्हें आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, कच्चा माल, है ना, तो वो स्टॉक हो जाएगा रॉ मटेरियल का। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस का, जो ना कच्चा है ना अभी तक यूज करने लायक बना है, जो भी प्रोसेसेस के बीच में ही चल रहा है, उसका स्टॉक। ऐसा होता है ना, जैसे एक प्रोसेस से निकल के दूसरी प्रोसेस में जाना है, मान लो फिर तीसरे से जाना है। अभी जो चीज़ है ना वो पहले से निकल के दूसरे में चली गई है, तीसरे में चली गई है, अब फाइनली बन के बाहर नहीं आई है, तो वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद फिनिश गुड्स, यानी कि ऐसी चीज़ों का स्टॉक जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को जब कंबाइन कर दिया जाएगा तो वो क्या बन जाता है, इन्वेंट्री का बन जाता है। अब इसके वैल्यूएशन के बारे में एक चीज़ याद रखना हमेशा। वैसे धीरे धीरे जब आप नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ नहीं है तो शायद थोड़ा आपको डाउट रहे, पर मुझे नहीं लगता, जो बच्चा अपने विवेक से सोचेगा उसे ये आराम से समझ भी आएगा। अब इसकी वैल्यूएशन के रिगार्डिंग हमने ये चीज़ देखनी है कि इसकी जो कॉस्ट होगी और जो रियलाइजेबल वैल्यू होगी, यानी कि हम स्टॉक की वैल्यू कौन सी मानेंगे, हम अपने हिसाब से वैल्यूएशन कैसे करेंगे कि स्टॉक का वैल्यू क्या लेनी है हमने। तो जो कॉस्ट होगी, यानी कि जितने में आपने खरीदा है, और दूसरी चीज रियलाइजेबल वैल्यू, जितने में वो बिक रहा है बाजार में, दोनों में से जो कम होगी ना, वो स्टॉक का वैल्यूएशन होगा।
ठीक है, इसे रूल समझ लीजिए। बाकी इसके ऊपर विस्तार में हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टर्म है आपकी रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का मतलब आप जब सुनते हैं तो आपके माइंड में आता है कुछ रिसीव होने वाली हैं। जी हाँ, जब बिजनेस में आपको कहीं से कुछ ना कुछ अमाउंट या पैसे मिलने वाले होते हैं तो कंबाइनली उन्हें हम ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स में बेटा डेटर्स और बीआर दोनों को इंक्लूड कर लिया जाए तो वो रिसीवेबल्स बन जाते हैं। अलग अलग ऐसे बोलूंगा मेरे डेटर हैं, मेरे बीआर हैं, पर जब दोनों चीज़ों को इकट्ठा मैं बताता हूं तो उसके लिए ट्रेड रिसीवेबल वर्ड यूज़ करता हूं, क्योंकि मैंने किसी न किसी को माल क्या कर रखा है, उधार पे बेच रखा है। जब उधार पे बेच रखा होगा तो मेरे या तो डेटर्स बन जाएंगे या क्या बन जाएंगे, बीआर बन जाएंगे। डेटर्स से भी मैंने पैसा लेना होता है, बीआर से भी मैंने पैसा लेना होता है। बट डिफरेंस ये है बेटा कि जो डेटर होते हैं ना उसके लिए कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं कर रखी होती कि आपने इतनी 15 तारीख को पैसा देना है या 20 तारीख को पैसा देना है। पर जो बीआर है इस केस में ना डेट स्पेसिफाई कर दी जाती है कि मैंने किसी को उधार में माल बेचा और उससे मैंने साइन करवा के रख लिया, भैया इस महीने की 15 तारीख को 18 तारीख को आपने पैसे मेरे देने हैं। तो जब टाइम स्पेसिफाई कर दिया जाए तो वो बीआर बन जाता है, यानी कि हमें इतनी तारीख को 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद एग्जैक्टली उस डेट पे पैसे आ जाएंगे। जब डेट स्पेसिफाई ना हो वो जनरली डेटर होता है हमारा। कंबाइनली दोनों से ही हमने पैसे लेने हैं, दोनों ही हमारे डेटर हैं, पर दोनों में डिफरेंशिएट ये हो गया, किस चीज को लेकर डिफरेंशिएट हो गया, डेट को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स। अब पेबल्स का मतलब क्या समझ आता है आपको, कुछ देना आपने, आपके माइंड में आएगा कि हमने कहीं ना कहीं कुछ देना है। तो क्योंकि हमने क्या कर रखा होगा, गुड परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हमने कुछ ना कुछ माल उधार पे परचेज कर रखा होगा। तो बेटा एक तो हमारे होंगे क्रेडिटर्स, ठीक है, एक होंगे बिल्स पेबल्स। अब इसका दोनों को कंबाइनली हम ट्रेड पेबल्स बोल देते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब जिन लोगों से उधार में माल खरीद रखा है हमने, उनको पैसा देना है, पर किस डेट पे देना है एग्जैक्टली डेट स्पेसिफाई नहीं है। अगर डेट स्पेसिफाई की इतनी तारीख को ही हमने 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद पैसा देना तो बिल्स पेबल बन जाते हैं, और दोनों को कंबाइनली हम क्या बोल देते हैं, ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट टर्म है आपकी वाउचर। जब आप कभी बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हैं, है ना, तो वो बोलते हैं ना बैंक वाले, वाउचर भर लीजिए। वाउचर का मतलब क्या होता है, वो स्लिप्स जो होती हैं, वो रसीदें जो होती हैं, रिसिप्ट्स या वो इनवॉइसेस जो होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एविडेंस होते हैं ट्रांजैक्शन की, यानी कि लेन देन हुई है। वो कैसे प्रूव करते हैं, हम देखो ये लो ये बिल रहा इतनी तारीख का, तो वो जो प्रूफ्स हैं, वो जो एविडेंसेस हैं ट्रांजैक्शन के, उन्हें हम बोलते हैं वाउचर। जैसे कैश मेमो, जब हम बाजार से कुछ कैश में भी परचेज करते हैं ना, तो भी हमें वो डिटेल्स ही मिलती है कि क्या इस दुकान से आपने कैश में परचेज किया। कुछ उधार में सेल परचेज करते हैं या कहीं पैसे जमा करवाते हैं तो रिसिप्ट, तो ये सारी जो एविडेंसेस जो होंगे ट्रांजैक्शन के, उन्हें वाउचर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपकी एंट्री। हम कब बोलेंगे कि हमारी एंट्री हो गई, बोलते हैं ना इसमें बिजनेस की एंट्री कर दो, इसको जनरली बोलेंगे रिकॉर्ड करने को हम एंट्री बोलते हैं। जब किसी ट्रांजैक्शन को स्पेसिफाई रूल के अकॉर्डिंग जो बिजनेस की बुक्स हैं उसके अंदर जब हम लिख लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी कि किसी ट्रांजैक्शन को या इवेंट को, इवेंट क्या होता है मैंने बताया था आपको, ट्रांजैक्शन का आउटकम, रिजल्ट क्या आया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, स्टॉक बच गया, इन सभी चीज़ों को हम इवेंट बोलते हैं। अब जब ये अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है तो इसको क्या बोल देते हैं, एंट्री। हम बोलते हैं ना एंट्री कर ली, एंट्री करने का मतलब है कि हमने उसको अपनी बुक्स में क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद है नेक्स्ट टर्म है आपकी डेबिट। डेबिट का मतलब क्या होता है बेटा, डेबिट जो है इटालियन वर्ड जो है डेबिटो से लिया गया है ना। अब शॉर्ट फॉर्म में करते करते वो डेबिट बन गया। आपको पता हो कि बहुत सारी टर्म्स हमारी दूसरी लैंग्वेज से होती हैं, पर वो शॉर्ट में बन जाती है, थोड़ा सा स्वरूप उनका चेंज हो जाता है ना। तो डेबिट का जनरली मतलब क्या होता है, जब ये टी शेप अकाउंट, मैंने एक पहली वीडियो में भी बताया था, टी शेप अकाउंट जब हम यूज करते हैं तो उसकी लेफ्ट साइड को डेबिट बोला जाता है, ठीक है। अगर किसी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा ना, वो इस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड, क्योंकि हमने उसको डेबिट किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपकी क्रेडिट। अब क्रेडिटो जो वर्ड था वो इटालियन वर्ड था, उससे हमने क्रेडिट बनाया। अब क्रेडिट का मतलब है राइट साइड ऑफ अकाउंट। अब यानी कि जब भी किसी अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा तो वो राइट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि हमने उस अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। ये शॉर्ट एब्रीवेशंस हैं, यानी क्रेडिट को इस तरह से CR लिखा जाता है, डॉट,
और डेबिट को DR लिखा जाता है, डॉट, है ना। अब ये टाइम बचाने के लिए भी कह सकते हो, पर ये एब्रीवेशंस हैं कि डेबिट डिनोट करते हैं, ये क्रेडिट को CR डिनोट करता है, ठीक है। तो क्रेडिट करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे उस पर्टिकुलर अकाउंट के, जैसे राम को क्रेडिट किया तो राम की क्रेडिट साइड। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है बेटा जनरली बिजनेस का ओनर, जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसने पैसा लगा रखा है सभी चीज़ों के ऊपर, जो भी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है। सो इज अ पर्सन हु मेक्स इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट बिजनेस। जो भी बिजनेस से जुड़े हुए जो भी रिस्क है वो जो है बियर करेगा, वो प्रोप्राइटर होता है। नेक्स्ट है बैड डेट्स। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आप जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस बिना क्रेडिट ट्रांजैक्शन के आज के समय में चलना बड़ा मुश्किल है। मैक्सिमम बिजनेस की जब हम बात करेंगे तो भैया सारे के सारे जो बिजनेस है वो उधार पे चल रहे हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो कहेगा भैया मैं तो नगद ही करूंगा, मैं उधार करता ही नहीं हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ी बहुत 5%, 10%, 20, 25, 30, 40 इस तरह से रेशो रहता है कि उधार की ट्रांजैक्शन होती हैं। जब उधार की ट्रांजैक्शन होंगी तो क्या होगा भैया, कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा जिसकी नीयत ठीक नहीं होगी, जो आपसे पैसा माल ले जाएगा उधार पर, है ना। बाद में आप उसको ढूंढते ही रह जाओगे, है ना। तो वो आएगा ही नहीं पैसा देने आपका। तो जो जिन लोगों को आपने उधार पे माल दिया, ठीक है, वो आपका क्या बन गया, डेटर। अब कुछ डेटर्स तो टोटल डेटर हो गए मान लो 1 लाख रुपए के। अब 1 लाख रुपए में से 5,000 रुपए का एक डेटर था, जो भैया आप उसके बाद 10 बार फोन कर लिया, आप उसके घर पे जाया, बार बार दे दो भाई, वो आपको देख के छुप ही जाता है भैया, वो आ रहा पैसे मांगने, छुप जाओ कहीं पे, है ना। तो वो आपके पैसे देगा नहीं। यानी कि ऐसे डेटर्स जिनसे अमाउंट जो है इररिकवरेबल है, आपको मिलेगा नहीं पैसा, तो वो बैड डेट्स बन जाएंगे और ये बिजनेस के लिए लॉस रहेगा। When amount becomes irrecoverable from a debtor, it would be termed as bad debts and it is a loss for the firm। ये बिजनेस के लिए लॉस है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। बेटा इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है जानते हो? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, कई बार बिजनेस में ऐसा होता है कि हमारे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमारी जो देनदारियां हैं, यानी कि हमने जो लोगों के पैसे देने हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। पैसे आने तो है नहीं कहीं से, बस हमारे ऊपर पैसा चढ़ता जाता है। एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप जो है हाथ उठा देते हैं, भैया मैं पैसे किसी के पे नहीं कर पाऊंगा, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि किसी को मैं पेमेंट कर पाऊँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। तो क्या होता है कि आपका सामान बिक जाएगा, सारा कुछ बिक जाएगा, वो अपने पैसे रिकवर करेंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, जब आदमी कहते भाई भैया मैं पैसा नहीं दे सकता किसी को, मेरे पास है ही नहीं, तो वो इंसॉल्वेंट बोला जाता है इसे, ठीक है। सो अ पर्सन नॉट इन पोजीशन टू पे इट्स डेट्स। जो अपने डेट्स का मतलब होता है जो देनदारियां हैं, जो देने हैं पैसे, जो किसी के देने हैं, वो अगर उस पोजीशन में ना हो तो क्या बोलेंगे, उस पर्सन को क्या बोलेंगे कि ही इज इनसॉल्वेंट। अब अगर मैंने वर्ड यूज करना हो ही इज सॉल्वेंट, तो जो भैया अपने पैसे दे सकता है, जिसका व्यवहार अच्छा है, जो पैसे टाइम पे उधार पे उठा भी रहा है, मान लो उधार पे पेमेंट भी कर रहा है और कर भी सकता है फ्यूचर में, तो मैं बोलूंगा ही इज सॉल्वेंट। नेक्स्ट जो टर्म है आपकी एंटिटी। जनरली एक बिजनेस एंटिटी वर्ड यूज किया जाएगा। अब बिजनेस एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है एक इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। जैसे आप मारुति का नाम ले लीजिए, ऐसी बहुत सारी फर्म, किसी भी फर्म का नाम ले लीजिए, वो बिजनेस एंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जी एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या लाइक Hyundai, बजाज, मारुति, और भी आप बहुत एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। तो उसे हम बोलेंगे कि वो एक सेपरेट बिजनेस यूनिट है, वो एक बिजनेस एंटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी बैलेंस शीट। अब इसके अंदर मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी यूज करना चाहूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होती है? बैलेंस शीट जो होती है ना बेटा, ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बैलेंस शीट होती है इस तरह से टी शेप में होती है, यहाँ पे सारी एसेट्स लिख देते हैं हम, यहाँ पे सारी लायबिलिटीज लिख देते हैं। ये मैं +1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ओनली, ठीक है। अब सारी एसेट्स यानी बिजनेस के बाद कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और कितने कितने पैसे बिजनेस ने देने हैं, ये सारा सिनेरियो आपको क्लियर कर देती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपको बता देती है कि एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर एक बिजनेस के पास क्या प्रॉपर्टीज पड़ी है, उसने बाजार में देना कितना है, ठीक है। तो उसको कंबाइनली हम क्या बोल देते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन। एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है,
ठीक है। अब इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम लास्ट में बनाते हैं, क्योंकि वो हमारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं उनका एंड प्रोडक्ट होता है कि लास्ट में हमने क्या कमाया क्या खोया। ठीक है, तो ये 27 बेसिक टर्म्स मैंने कवर कर दिए हैं इन 5 वीडियोस के अंदर। तो आप सभी इन्हें अच्छे से समझें, बार बार सुने अपने दिमाग में, इन्हें अपने दिमाग को आदत डालें इन चीज़ों को बार बार सुनने की। जो क्योंकि अभी आप जैसे नया सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है ना, जो कॉमर्स के बच्चे आए हैं, नया सब्जेक्ट चूज़ किया है, आप अपने करियर की तरफ जा रहे हैं, आप करियर अपना इस फील्ड में बनाएंगे। अब क्या होगा, इस फील्ड के अंदर स्पेसिफिक टर्म्स आप बार बार सुनेंगे, है ना। तो ये टर्म्स आप बार बार पढ़िए, बार बार रीड कीजिए। इससे क्या होगा, आपके माइंड को हैबिट पड़ेगी इन चीज़ों को बार बार सुनने की। तो जैसे ही आगे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे सोलवेंट वर्ड आएगा, आपको याद आ जाएगा, हाँ वो भैया ये पैसा, ये बंदा ठीक है, इसकी पोजीशन ठीक है। या कहीं पे बैडेड वर्ड आ गया तो आप बता दोगे, हाँ जी ये पैसे डूब गए भैया, ये लॉस हो गया, है ना। तो ये टर्म इसलिए जरूरी है, ये बार बार यूज होंगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं भी आपको ये बात बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैक्सिमम काउंटिंग टर्म्स हमने कवर कर ली हैं। बाकी अगर आपको किसी भी टर्म के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इनबॉक्स हमारे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे बता सकते हैं, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, शब्बा खैर, धन्यवाद।